हेलो एवरीवन, आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर बीकॉम पार्ट 2 के सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में से एक कॉस्ट अकाउंट की पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं। पिछले वीडियो क्लास के माध्यम से हमने कॉस्ट अकाउंट के लेसन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की शुरुआत की थी। हमने ये बताया था कि दो प्रकार की संस्था होती हैं। वो दो प्रकार की संस्था में एक उत्पादन करने वाली संस्था होती है जो किसी वस्तु का निर्माण करते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं और लाभ कमाते हैं, और दूसरी संस्था जो सेवा देती है, मतलब यात्रियों को लाना ले जाना, माल ढोना, उनको कोई ऐसी सुविधा देना जिससे उनका मनोरंजन हो सके या कोई उनके लिए कल्याणकारी सुविधा देना, जैसे अब कोई आपूर्ति देना। तो ये सारी चीज़ें जो निकल के आती हैं वो परिचालन संस्थाओं में निकल के आती हैं। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि वो संस्था जो किसी दूसरे को सेवा प्रदान करती है और सेवा देने के बदले में लाभ कमाती है, हमें उनकी लागत ज्ञात करना है। वही संस्था परिचालन संस्था कहलाती है और उन्हीं की लागत परिचालन लागत कहलाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। भाई ये तो बनता है ना कि अगर आप नए जुड़े हैं तो आप इस विश्वास के साथ जुड़िए कि आप एकदम सही जगह जुड़े हैं। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। और अगर आप हमसे नियमित क्लास पाना चाहते हो कि आपको रेगुलर क्लासेस मिलें, एक तरफ से सारे PDF अवेलेबल कराए जाएं, 1 बाय 1 करके आपको क्लास मिलती रहे और डाउट सेशन रखा जाए, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएं। अगर आप ये सब कुछ पाना चाहते हैं, परीक्षा की स्पेशल तैयारी चाहते हैं, तो हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की जानकारी दे दी जाएगी जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करेंगे और आपको नियमित क्लास मिलेगी। ठीक है, तो आप पेड क्लास लेना सुनिश्चित करिए, आपकी पढ़ाई हम सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने परिचालन लागत की गणना होती कैसे है ये आपको बता दिया था। परिचालन लागत में हम परिचालन लागत का फॉर्मेट आपको सिखा चुके थे। कुल किलोमीटर की गणना हमने बता दी थी, कुल यात्री किलोमीटर की गणना बता दी थी। आज एक कंप्लीट क्वेश्चन जो बस की संस्था के लिए है, जिसे आप ट्रांसपोर्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहते हैं या ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, यातायात परिचालन लागत हम आपको समझा रहे हैं। तो उसी क्रम में इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिएगा। एक यातायात कंपनी, बेहतर क्वेश्चन है और ये कंप्लीट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट क्वेश्चन आपके लिए। तो एक यातायात सेवा कंपनी दो नगरों के बीच जो एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर हैं एक तरफ से, तो अगर कुल किलोमीटर निकालना होगा तो आप इंटू 2 कर देंगे। 6 बसें चला रही हैं, प्रत्येक बस में बैठने की क्षमता 60 यात्री हैं। अप्रैल 2017, ध्यान दीजिएगा, महीने का नाम अप्रैल दिया हुआ है। अप्रैल 2017 के लिए निम्न विवरण उनकी पुस्तकों से लिए गए हैं। क्या क्या? ड्राइवर और क्लीनर की मजदूरी 7,000, ऑफिस स्टाफ का वेतन 4,000, आगे कर एवं बीमा 4,000, डेप्रिसिएशन 16,000, ब्याज एवं अन्य व्यय 5,450, डीजल एवं तेल 24,300, मरम्मत एवं अनुरक्षण 16,200। लेकिन आगे लिखा है वास्तविक यात्री ले जाए गए बैठने की क्षमता के 75% थे और सभी बसें माह के समस्त दिन चली। मिल गया, मैंने कल इस चीज का जिक्र किया था
हमें कुल किलोमीटर निकालना होगा, कुल यात्री किलोमीटर निकालना होगा, और सबसे अंत में एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्च निकालना होगा। तो मैंने अभी आपसे ये कहा कि ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम पूरा आपको बताना चाहेंगे। प्रत्येक बस ने प्रतिदिन एक आने जाने की यात्रा की, प्रति यात्री किलोमीटर लागत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्या बता चुका हूँ, आप एक रिमाइंडर के तौर पर आ जाइए ताकि हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकें। मैंने आपसे ये कहा था 2 प्रकार की संस्था होंगी। इस पूरे लेसन में हम उन संस्थाओं की लागत ज्ञात करेंगे जो सेवा देती हैं, जैसे बस, ट्रक, होटल, सिनेमा, विद्युत कॉरपोरेशन। तो ये सब क्या है, केवल ये सेवा देने का काम करते हैं, वस्तु नहीं बनाते, वस्तु बना के बेचने का काम इनका नहीं है। ये केवल कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में लाभ कमाते हैं। तो हमें उन्हीं की लागत ज्ञात करनी है, वही परिचालन लागत कहलाती है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहलाती है। लेकिन जब भी हमें परिचालन लागत की गणना करनी हो तो सबसे पहले हमने यातायात परिचालन लागत की गणना आपको सिखाया। मतलब एक बस और एक ट्रक अपनी है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। तो बस के लिए मैंने कहा था, ध्यान देना, आपको रिमाइंडर होता चलेगा और हमारा फॉर्मेट बनता चलेगा, ठीक है। बस के लिए हमने क्या कहा था, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। बस के लिए यहां पे हम एक कॉलम बना, चाहे तो हम यहां एक कॉलम और बना सकते हैं, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इकट्ठा हम सीख लेंगे। यहां पार्टिकुलर, ठीक, और यहां टोटल कॉस्ट, ये बस के खर्चे हम निकालेंगे। और यहां हम लिखते हैं बेस, जितने समय की सूचना दी होगी वही हमें बेस बनाना होगा। तो बस के खर्चे कैसे दिखाते हैं, ए स्टैंडिंग चार्जेस, ये वो खर्च हैं जो हमेशा होंगे चाहे बस चले या ना चले, ठीक। बी, यहां हम दिखाते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। फिर हम दिखाते हैं सी, रनिंग चार्जेस, या इसे ही क्या कहा जाता है, वेरिएबल। तो जब ये तीनों मिल जाते हैं तो यहां हम निकालते हैं टोटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जुड़ जाते हैं। और जब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आ जाएगा तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पर पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे, ठीक है। तो आपको उम्मीद है याद आ गया होगा। लेकिन यहाँ हमने शायद आपको बताया था कि हम टोटल किलोमीटर निकालते हैं, टोटल किलोमीटर। टोटल किलोमीटर के लिए फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ बस, जितनी बसें चलें, इनटू डेज ऑपरेटेड, जितने दिन चले, इनटू ट्रिप, जितने चक्कर पूरे करें, और इनटू डिस्टेंस, जितनी दूरी तय करें। सबका आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। फिर मैंने यहाँ बताया था टोटल पैसेंजर किलोमीटर आप निकालते हैं, कुल यात्री किलोमीटर, नंबर ऑफ बस, जितनी बस चल रही है, इनटू डेज ऑपरेटेड, इनटू ट्रिप, जितने चक्कर पूरे कर रहे हैं, इनटू डिस्टेंस, इनटू पैसेंजर, जितने यात्री लेके जा रहे हैं, इनटू परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूज, परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूज, ठीक है। तो यहाँ से आप कुल किलोमीटर निकाल लेंगे, यहाँ से कुल यात्री किलोमीटर निकाल लेंगे, और यहाँ से बस के पूरे खर्च, तब ये क्वेश्चन जाके सॉल्व होगा, ठीक है। हमने पूरा फॉर्मेट बना दिया। जब हमने पूरा फॉर्मेट बना दिया तो ये एक बस के चलाने की लागत ज्ञात करनी है। मतलब एक बस है
एक ट्रांसपोर्ट संस्था परिचालन लागत, ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था ये वो संस्था होती हैं जो सेवा देती हैं। तो सबसे पहले हम किन की लागत निकालने चल रहे हैं? बस की। तो जब हम बस की लागत निकालने चल रहे हो तो बस के खर्चे कितने टुकड़ों में बांट दिए जाते हैं? 3। एक तो वो जो अस्थाई खर्च हैं, चाहे बस चले या ना चले, ये हमेशा होंगे, ठीक है। एक वो खर्च होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बस के चलने पर होते हैं, उन्हें हम रनिंग कहते हैं। और एक वो खर्च जो बस के रख रखाव से संबंधित होते हैं, उन्हें हम किस में रखते हैं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, ठीक है। ये हम बता चुके थे। फिर इन तीनों खर्चों का हम जोड़ लगा देते हैं, वही आ जाता है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कुल परिचालन लागत। और फिर बस जितने किलोमीटर चली रहती है उससे हम भाग करते हैं। टोटल किलोमीटर की गणना का फॉर्मूला वो रहा, बस जितने किलोमीटर चलती है हम उससे भाग करते हैं। तो जब हम उससे भाग करते हैं तो 1 किलोमीटर का खर्च निकल के आ जाता है। बस कितने यात्री किलोमीटर चली, ये कंपोजिट होता है, बस कितने यात्री किलोमीटर चली है, मतलब एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का क्या खर्च है। तो जब यात्री किलोमीटर दिए गए हों तब हम टोटल पैसेंजर किलोमीटर से भाग करेंगे तो एक यात्री का 1 किलोमीटर का खर्च आ जाएगा। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। कल जो क्वेश्चन मिला था तो केवल इतना निकालना था, ये नहीं था। आज दोनों दिया है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, फिर इधर आएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन मेरे साथ साथ। भाई बुक आपके पास होनी चाहिए, अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाया था, आप तुरंत उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया करिएगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये सीधी बात है। अन्य कोई भी बुक होगी बेटा तो उसमें क्वेश्चन की ज़रूरत आपको एक बार पड़ती है, यहाँ हर एक अगले शब्द में आपको बुक की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, एक यातायात सेवा कंपनी 2 नगरों के बीच जो एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर है, 6 बसें चल रही हैं। तो नंबर ऑफ बस, कितनी बस चल रही हैं? 6 बस चल रही हैं। और नीचे क्वेश्चन में लिखा था आगे 6 बसें चल रही हैं, प्रत्येक बस में बैठने की क्षमता 60 यात्री हैं। अप्रैल 2017 की सूचना है। तो अप्रैल महीने में दिन कितने होते हैं? 30। अब नीचे क्वेश्चन में नीचे वाली लाइन में लिए गए हैं, वास्तविक यात्री लाए गए ले जाए गए बैठने की क्षमता के 75%। सभी बसें माह के समस्त दिन चली। तो नंबर ऑफ बस 6 इंटू डेज ऑपरेटेड, माह के समस्त दिन चली, मतलब अप्रैल महीने में 30 दिन, मतलब 30 दिन चली। आगे, प्रत्येक बस ने प्रतिदिन 1 आने जाने की यात्रा की है, 1 चक्कर बस ने पूरा लगाया है। डेज ऑपरेटेड 30 है डेज ऑपरेटेड, और ट्रिप 1 है, इंटू डिस्टेंस 75 किलोमीटर दूर शहर है। तो 75 किलोमीटर दूर जाना और 75 किलोमीटर दूर आना, तो मतलब कितने किलोमीटर में 1 चक्कर पूरा होगा? 150 किलोमीटर में 1 चक्कर पूरा होगा। तो 6 × 30 × 75 × 2, 27,000 ये हो गया टोटल किलोमीटर 27,000, ठीक। अगर हम टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालें तो नंबर ऑफ बस, कितनी बसें चली हैं? 6 इंटू डेज ऑपरेटेड, महीने के समस्त दिन चली, महीना अप्रैल दिया है तो मतलब 30 दिन चली, इंटू ट्रिप 1 चक्कर लगाया है, इंटू डिस्टेंस 75 किलोमीटर जाना और 75 किलोमीटर आना। कैसे कहें? 2 शहरों के बीच में चल रही जिनकी दूरी 75 किलोमीटर, तो यहाँ से जाएंगे 75 किलोमीटर, यहाँ फिर लौटेंगे 75 किलोमीटर, तभी तो ट्रिप पूरा होगा। तो 75 जाने का 75 आने का मतलब 150 किलोमीटर, इंटू पैसेंजर। बस की क्षमता कितने यात्री ले जाने की है? 60 यात्री ले जाने की क्षमता है, लेकिन बस अपनी क्षमता का कितना % इस्तेमाल कर रही है? केवल 75%। तो क्वेश्चन में ऊपर की 2 लाइन में कुछ सूचना है, नीचे की 2 लाइन में कुछ सूचना है। फिर से देख लीजिए कि एक यातायात सेवा कंपनी 2 नगरों के बीच जो एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर है, 6 बसें चला रही हैं और प्रत्येक बस में बैठने की क्षमता 60 यात्री है। अप्रैल 2017 के लिए निम्न विवरण उनकी पुस्तकों से लिए गए हैं। वास्तविक यात्री जो ले जाए गए बैठने की क्षमता के 75% थे,
सभी बसें माह के समस्त दिन चली और प्रत्येक बस ने प्रतिदिन एक आने जाने की यात्रा की। प्रति यात्री किलोमीटर लागत की गणना कीजिए। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। 6 बस दिया गया है। अप्रैल 2017 की सूचना है और कहा है माह के समस्त दिन चली है। तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मतलब 30 दिन चली हैं। प्रत्येक बस ने एक आने जाने का चक्कर पूरा किया है। 2 शहरों के बीच में चल रहे हैं जिनकी आपस में दूरी 75 किलोमीटर है, तो एक चक्कर में 150 किलोमीटर बनेंगे, 75 जाने के और 75 आने के। तो हमने टोटल किलोमीटर निकाल लिया। हम टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकाल रहे हैं। 6 बसें, 30 दिन, एक चक्कर, 75 किलोमीटर जाना, 75 किलोमीटर आना, 60 यात्री ले जाने की क्षमता है। लेकिन उस बस ने अपनी क्षमता का कितने परसेंट प्रयोग किया है? केवल और केवल 75%। ठीक है, तो यहाँ टोटल निकल के आ गया 12,15,000। इसका पूरा गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12,15,000 पैसेंजर किलोमीटर, यात्री किलोमीटर। ठीक है ना, 12,15,000 यात्री किलोमीटर है। अब एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्च क्या है? तब पहले बस की हम परिचालन लागत ज्ञात करते हैं। जब बस की परिचालन लागत आ जाएगी तो उसमें 12,15,000 से क्या कर देंगे? भाग। तो एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्च निकल के आ जाएगा। यहाँ पैसेंजर किलोमीटर 12,15,000। ठीक, और बेस 1 महीने की सूचना है ना, 1 मंथ। अप्रैल महीने की सूचना है 1 मंथ, तो बेस 1 मंथ। तो चलिए, सारी चीज़ें हमको पता हो गई। अब हम खर्चे निकालते हैं। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बेस ये अप्रैल महीने की सूचना थी। अप्रैल महीने में 12,15,000 यात्री किलोमीटर बने हैं। तो एक बस को, एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का हमें खर्च निकालना है। तो सारे खर्चे में क्या क्या दिया? ड्राइवर एवं क्लीनर की मजदूरी। तो मैंने आपसे कल कहा था, अगर ड्राइवर की मजदूरी किलोमीटर के आधार पर है या ट्रिप के आधार पर है तो रनिंग, और अगर ड्राइवर की मजदूरी मंथली बेस पर है तो स्टैंडिंग। यहाँ कुछ कहा नहीं है तो वो मंथली बेस माना जाएगा। तो ड्राइवर एवं क्लीनर की मजदूरी 7,000। वेजेज ऑफ ड्राइवर एंड क्लीनर, वेजेज ऑफ ड्राइवर एंड क्लीनर 7,000। ठीक, आगे ऑफिस स्टाफ का वेतन, ये भी स्टैंडिंग है। सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ। ठीक, स्टैंडिंग वो खर्च हैं जो हमेशा आपको करने होंगे, चाहे आपकी बस चले या ना चले, इस पे आप कोई कटौती नहीं कर सकते। रनिंग वो खर्च है जो सिर्फ और सिर्फ बस के चलने पर होगा। कर एवं बीमा, टैक्स तो आपको देना ही होगा, चाहे, और इंश्योरेंस आपको कराना ही होगा, चाहे आप बस चलाएं या ना चलाएं। इंश्योरेंस के पेपर अगर आपकी गाड़ी के नहीं होते तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, वो आपको कराना ही है। आप गाड़ी निकलवा के लाओ, केवल घर में ही रखो, लेकिन इंश्योरेंस आपको कराना ही होगा। तो टैक्स एंड इंश्योरेंस 4,000। चलिए, यहाँ तक तो हमने स्टैंडिंग देख लिया। अब अगला है डेप्रिसिएशन, ह्रास। और बेटा यहाँ देखिए, कोई सूचना नहीं लिखा कि ये पर एनम है, तो ये मंथली ही माना जाएगा। तो जब यहाँ कोई सूचना नहीं है ना, तो ये मंथली ही माना जाएगा। डेप्रिसिएशन 16,000 ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, तो हमें किसी फॉर्मूले का कोई इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्ट निकाल के दिया हुआ है। ब्याज एवं अन्य व्यय, इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस, स्टैंडिंग है। इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस, तो ब्याज एवं अन्य व्यय दिया कितना हुआ? 5,450, 5,450। ब्याज एवं अन्य व्यय के बाद आगे डीजल तेल, तो डीजल किधर दिखाएगा? ध्यान दीजिएगा, ड्राइवर की मजदूरी स्टैंडिंग, क्योंकि मंथली बेस पे है। सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ स्टैंडिंग, टैक्स एंड इंश्योरेंस स्टैंडिंग, ये हमेशा खर्च होंगे। डेप्रिसिएशन, गाड़ी चलेगी तो होगा, नहीं चलेगी तो नहीं होगा। और ब्याज, ब्याज तो हमेशा देना पड़ेगा, चाहे आप बस चलाओ चाहे ना चलाओ। इंटरेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद दिया डीजल ऑयल, तो डीजल तो रनिंग होता है भाई, बस चलेगी तो लगेगा, नहीं चलेगी तो कहाँ से लगेगा। डीजल 24,300 का। उसके बाद मरम्मत एवं अनुरक्षण,
रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो तो रिपेयर में जाएगा, रिपेयर। अब यहाँ हम चाहते थे इन दोनों को एक हेडिंग में दिखा सकते थे, लेकिन आप अलग से ही दिखाइएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में क्या क्या जाएगा? सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टायर एंड ट्यूब, ये इधर दिखाइएगा। मतलब जो उसकी साजो सज्जा से रिलेटेड है वो इसी में दिखाए जाते हैं। 16,200। अब हमने पूरे खर्च निकाल लिए, इसे हम जोड़ देंगे तो इसे ए बोला जाएगा, टोटल स्टैंडिंग। इसे हम जोड़ लेंगे, इसे बी बोला जाएगा। इसे हम जोड़ लेंगे तो इसे सी बोला जाएगा। ठीक, तो चलिए तीनों हम जोड़ लेते हैं एक तरफ से भाई। 7,000, 4,000। भाई पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है तो मस्ट बी यूज कैलकुलेटर इन एग्ज़ाम, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा। 20,450 ये पूरे खर्च हैं। तो 7 4 11 4 15 5 20,450। 16,200 रनिंग का, तो 24 6 30 10 40,300। ठीक है, चलिए तो ये तीनों निकल के आ गए। तीनों खर्चे भी हम जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो 20,450 प्लस 16,200 प्लस 40,300, टोटल होगा 76,950। ठीक है, 76,950 ये टोटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। लेकिन इसी 76,950 के खर्च में कितने यात्री किलोमीटर बनते हैं? 76,950 के खर्च में 12,15,000 यात्री किलोमीटर बनते हैं। तो इसी में 12,15,000 से भाग कर दिया जाएगा। मतलब एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का कितना खर्च है? 0.063। कंफर्म, और यही आंसर होगा। इसी के आधार पर किराया तय होगा कि एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का क्या खर्च होगा। ठीक, अच्छा ऐसा क्यों करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स या कंपोजिट क्यों करते हैं? भाई आप ये बताइए कि आप एक बस को लेके जाएंगे तो बस में कितने यात्री जाएंगे? सभी एक निश्चित स्थान पे तो उतरते नहीं हैं, सब कोई यहाँ कोई वहाँ। तो एक यात्री का 1 किलोमीटर का क्या खर्च बना, ये कैसे गणना हो? ऐसे ही तो एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का कितना खर्च होता है हम यहाँ से निकालेंगे। तो जितने पैसेंजर किलोमीटर आए रहते हैं उससे भाग कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इतना कर लेने के बाद आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 3 बेहतर क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और 2 व्हीकल दिए हुए हैं, दोनों का कंपैरिजन भी करते रहना है। मतलब दोनों के लिए एक साथ हल करना होगा, व्हीकल ए का अलग और व्हीकल बी का अलग। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा, फिर आगे डिसाइड करिएगा। ठीक है, दिया हुआ है आ तथा बा 2 गाड़ियों के निम्नलिखित आंकड़ों से प्रतिधावक मील का परिव्यय ज्ञात कीजिए। प्रतिधावक मील कहा है, मतलब कॉस्ट पर रनिंग माइल निकालना है। ठीक है, मतलब अभी तक तो हम किलोमीटर में निकाले थे, यहाँ कॉस्ट पर रनिंग माइल दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। माइलेज रन कितने मील चली हुई है? पहली गाड़ी चली है 15,000 मील और दूसरी गाड़ी चली है 6,000 मील। अच्छा, एक मील में लमसम 1.5 किलोमीटर के आसपास बनते हैं, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा कम। तो आ तथा बा 2 गाड़ियों के निम्नलिखित आंकड़ों से प्रतिधावक मील का परिव्यय ज्ञात करना है। माइलेज रन 15,000 मील चली है पहली वाली और 6,000 मील चली है दूसरी वाली। कॉस्ट ऑफ व्हीकल अभी कितना चले थे वो दिखा दिया गया। लागत कितनी है? 25,000 और 15,000। डजन मैटर, ये दोनों तो चीज़ें तो कहीं नहीं दिखाई जानी। ठीक है, हम ध्यान देना, बस के खर्चे हमें दिखाने हैं, सिर्फ बस के खर्चे, ना कि ये दिखाना है कि बस कितने किलोमीटर चली है। ठीक है, हमें बस के खर्चे दिखाने हैं। बस कितने मील चली है, कितने किलोमीटर चली है, कितने का खरीदा गया था, ये सब चीज़ें फॉर्मेट में नहीं दिखाए जाते। आगे रोड लाइसेंस, यहाँ से देखिएगा मैंने क्या कहा अभी आपसे, हमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग निकालनी है, मतलब बस का खर्च निकालना है। मतलब एक बस को 1 किलोमीटर ले जाने में, एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने में कितना खर्च होगा।
ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। माइलेज रन, हमें इससे हाल फिलहाल मतलब नहीं है, बाद में इससे भाग होगा। कॉस्ट ऑफ व्हीकल, बस की लागत कहीं नहीं दिखाई जाती, बस के खर्चे दिखाए जाते हैं। रोड लाइसेंस एनुअल है, साल भर की सूचना है। तो माइलेज रन एनुअल दिया है, तो मतलब क्वेश्चन में जो सूचना दी गई है वो साल भर की दी गई है। तो जब क्वेश्चन में साल भर की सूचना दी गई है तो हम जो बेस बनाएंगे वो 1 साल का बनाएंगे। आगे, तो रोड लाइसेंस स्टैंडिंग है, आपको देना ही होगा, चाहे आप बस चलाएं या ना चलाएं। इंश्योरेंस एनुअल है, ये भी आपको देना होगा। अच्छा, गैरेज और गैराज दो अलग होता है। गैरेज वो होती है जहां आप गाड़ी खड़ी करते हो, और गैराज वो होता है जहां आप गाड़ी बनने के लिए देते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश दोनों की सेम है, ठीक है। तो यहाँ गैरेज रेंट दिया हुआ है, तो जब गैरेज रेंट दिया हुआ है तो मतलब ये स्टैंडिंग है, आपको देना ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ गए। सुपरविजन एंड सैलरी, ये भी स्टैंडिंग होता है, स्थायी खर्च है। ड्राइवर्स वेजेस पर आवर, लो रनिंग आ गया। ड्राइवर की मजदूरी घंटे के आधार पर है। जब ड्राइवर की मजदूरी घंटे के आधार पर हो, किलोमीटर के आधार पर हो, तो ड्राइवर की मजदूरी क्या होती है, रनिंग। नहीं तो हमेशा ड्राइवर की मजदूरी किस में आएगी, स्टैंडिंग में, अगर मंथली आधार पर है तो। आगे बढ़ गए। कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर गैलन, ये तो एवरेज के आधार पर निकलेगा, हालांकि रनिंग में होगा। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर गैलन, कॉस्ट ऑफ फ्यूल के बाद माइल्स रन पर गैलन एवरेज, बढ़िया बात है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर माइल, ये तो रिपेयर में जाएगा। टायर एलोकेशन पर माइल, ये भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाता है, टायर एलोकेशन। और चाहें तो आप दोनों को एक साथ दिखा सकते हैं रनिंग में, लेकिन हम अलग हेडिंग बनाए हैं, हम अलग दिखाएंगे। फिर एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ व्हीकल, ये डिप्रिसिएशन के लिए हो जाएगा। तो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ व्हीकल, पहली पहले बस की लाइफ कितना दिया गया है, 1,00,000 मील, और दूसरे बस की लाइफ कितना दिया है, 75,000 मील। और गाड़ियों की लागत पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल करना है। तो गाड़ियों की लागत पर जो ब्याज वसूल करना है वो तो स्टैंडिंग है, ठीक है। और गाड़ियाँ औसतन 20 मील प्रति घंटा चलती हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, एक कंप्लीट क्वेश्चन है, और 2 या 3 वर्ष पहले एग्ज़ाम में आया था पूरे 15 नंबर में, ठीक है। तो हल्के में नहीं लीजिएगा जी। चलिए, तो इलस्ट्रेशन 3 हमने चुन के आपके लिए इन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इलस्ट्रेशन बताने का निर्णय लिया कि आपके लिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मिल सकें, ठीक है। मतलब वो टॉप सेलेक्टेड और टॉप रेटेड क्वेश्चन बताना ही हमारा एकमात्र मकसद रहा है, ध्येय रहा है, ठीक है, कि आपके लिए हम परीक्षा से संबंधित सबसे सुपीरियर तैयारी करा सकें, क्योंकि अंत में एग्ज़ाम ही सबसे बड़ा टास्क होने वाला है। नहीं तो जनरली क्या होता है बच्चों, हम यहाँ साल भर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सामने आता है तो हम भूल जाते हैं। तो जब हम भूल जाते हैं ना, तो हमारी साल भर की मेहनत धूं धूं करके जलती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमने ये चीज़ें डिसाइड की हैं। तो चलिए इलस्ट्रेशन 3 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन 3, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। चलिए भाई, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भाई देखिएगा, अगर कहीं इंग्लिश वगैरह कुछ गलत हो जाए तो क्षम्य अपराध है, ठीक। हम व्हीकल ए का अलग हल करेंगे और व्हीकल बी के लिए अलग चार्ज करेंगे। चलिए, हमने दोनों का अलग अलग फॉर्मेट बना दिया, व्हीकल ई का अलग, व्हीकल बी का अलग, टोटल कॉस्ट, ठीक। व्हीकल ए, आप चलो पहले इसे ऊपर ही लिख लेते हैं, व्हीकल ए, ठीक, टोटल कॉस्ट। यहाँ व्हीकल बी, टोटल कॉस्ट, ठीक। ए का अलग, बी का अलग। यहाँ
पार्टिकुलर। ठीक, अब स्टैंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में यहाँ हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, बेस। यहाँ स्टैंडिंग चार्जेज, ये वो खर्च होते हैं जो हमेशा दिखाए जाते हैं, चाहे आपकी बस चले या ना चले। इधर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद इधर क्या दिखाए जाते हैं, रनिंग। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद क्या दिखाया जाता है, रनिंग चार्जेस। ठीक, जो बस के चलने से संबंधित होते हैं। ओ इसे क्या बोलते हो, बी, इसे क्या बोलते हो, ए, और इसे क्या बोलते हो, सी। ठीक है, चलिए हम भाई एक तरफ से सारे खर्चे निकाल के देखते हैं। तो एक तरफ से आते हैं, आ तथा बा दो गाड़ियों के निम्नलिखित आंकड़ों से प्रतिधावक मील का परिव्यय ज्ञात कीजिए। तो पहले देख लेते हैं व्हीकल ए कितने मील चला हुआ है, 15,000 मील, और व्हीकल बी कितने मील चला हुआ है, 6,000 मील। तो चलिए हम ऊपर यहाँ लिख लेते हैं, इन्होंने 15,000 मील तय किया हुआ है और इन्होंने 6,000 मील तय किया हुआ है। ठीक, तो दोनों अलग अलग चला है, एक 15,000 मील चला है और एक 6,000 मील चला है। तो एक तरफ से चलें, सूचना बनाएं। चलिए हम एक तरफ से वैल्यूएट करते हैं। तो ध्यान देना बेटा, हमने खर्चे निकालने हैं और फिर अंत में 1 मील का खर्च निकालना है कि मतलब एक बस को 1 मील जाने में कितना खर्च हुआ। तो जितने माइलेज रन हुआ है उससे ही हम क्या कर देंगे, भाग। तो 1 मील का खर्च निकल के आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइलेज रन हमने दिखा दिया, 15,000 मील, 6,000 मील। फिर आगे लिखा है कॉस्ट ऑफ व्हीकल, लागत कहीं नहीं दिखाते। लागत पे ब्याज चार्ज होगा, लागत पे बीमा निकलता है, लागत पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो लागत यहाँ नहीं दिखाते। हाँ, ये ये किसी और के लिए सब्सिडरी बनेगा तो हम वहाँ देख लेंगे। आगे देखते हैं रोड लाइसेंस एनुअल, ये स्टैंडिंग है। रोड लाइसेंस हमें देना ही होगा चाहे बस चले या ना चले। कितने रुपए, 750 है दोनों में, 750। रोड लाइसेंस के बाद इंश्योरेंस, ये भी स्टैंडिंग है और बेस सब 1 ईयर दिया हुआ है बेटा, तो 1 साल की सूचना है, 1 ईयर। इंश्योरेंस भी हमें देना होगा चाहे बस चले या ना चले। पहले में 700 है, दूसरे में 400 है, 700 400। चलिए इंश्योरेंस हो गया। गैरेज रेंट जहाँ आपने बस खड़ी करनी है, गैरेज रेंट पहले में है 600 और दूसरे में है 500, 600 500। हमने पूरे खर्च दिखा लिए, 750, 700, 600, 750, 400, 500। जी बहुत अच्छे। सुपरविजन एंड सैलरी, तो सुपरविजन भी स्टैंडिंग होता है, आपको ये खर्च करना ही होगा चाहे आप बस चलाएं या ना चलाएं, और दोनों में ये 1,200 दिया हुआ है, 1,200। चलिए तो हमने सुपरविजन भी दिखा लिया। अब इतना लगा लेने के बाद कहीं कोई दिक्कत होगी तो बोल दीजिएगा। 2 बस की सूचना दी गई है, ए और बी नाम दिया हुआ है। ए के लिए हमने अलग बना लिया, बी के लिए हमने अलग बना लिया। दोनों की हम पहले अलग अलग कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर दोनों में जितने माइल चली होंगी उससे भाग कर देंगे तो 1 मील का खर्च आ जाएगा। तो माइलेज रन हो गया, कॉस्ट ऑफ व्हीकल दिखाते नहीं है, रोड लाइसेंस, इंश्योरेंस, गैरेज, सुपरविजन, ये सब स्टैंडिंग है। अब हम आ गए ड्राइवर वेजेस पर आवर। अगर 1 घंटे ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो 3 रुपये मजदूरी है। तो यहाँ वर्किंग नोट बना रहे हैं हम आपके लिए। वर्किंग नोट किसके लिए, ड्राइवर वेजेस के लिए। तो पहले ये देखिए ड्राइवर वेजेस, तो ड्राइवर वेजेस कहा गया है ड्राइवर वेज पर आवर, 1 घंटे की मजदूरी है 3 रुपये दोनों में, मान लिया। तो पहले ये देखिए ड्राइवर ने कितने घंटे गाड़ी चलाई, तभी तो हम उनको 1 घंटे का 3 रुपये देंगे। तो अब नीचे सबसे नीचे लिखा है गाड़ियाँ औसतन 20 मील प्रति घंटा चलती हैं। तो जो पहली वाली गाड़ी है ए, तो पहले ए और यहाँ बी
दोनों गाड़ियों के लिए निकालना है। तो पहली वाली गाड़ी 15,000 मील चली है, 20 के रफ्तार से गाड़ी चल रही है। तो जब 20 के रफ्तार से चल रही है मतलब कितने घंटे गाड़ी चलेगी? 750 घंटे गाड़ी चलेगी, तब 15,000 मील की दूरी तय होगी। फिर से देख लीजिए भाई, आप बताइए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 घंटे बाद आप 40 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर चुके होंगे। 2 घंटे बीत जाएंगे तो आपके सफ़र 80 किलोमीटर हो जाएंगे। तो सेम यहाँ कहा है गाड़ियाँ औसतन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। तो गाड़ियाँ अगर औसतन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं तो 15,000 मील चलाने के लिए इनको कितने घंटे गाड़ी ड्राइव करना होगा? 750 घंटे। और दूसरे वाले में 6,000 मील गाड़ी चली है। कितने मील गाड़ी चली है? 6,000 मील। कितनी रफ्तार से? 20 की। मतलब कितने? 300 घंटे गाड़ी चली होगी। तो जब इतने घंटे चली है तो यहाँ ड्राइवर सैलरी या वेजेस लिख सकते हो, ड्राइवर सैलरी। तो ए के लिए 750 गुणे 3 ए के लिए, और बी के लिए 300 गुणे 3। जितने घंटे चले हैं उससे हम कर लेंगे गुणा। ठीक है, आसानी से निकल के आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं। ये इतना समझ में आ गया ना? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा है गाड़ी कितने घंटे चली है, हाँ ये कहा है किस रफ्तार से चली है, कितनी दूर चली है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना भाई, ऐसा सूत्र आप पढ़े थे ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय था, ठीक, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो त्रिगुणा कर लेते हैं, दोनों का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटे चाल। इसी सूत्र का हमने यहाँ प्रयोग किया है। ठीक है, तो गाड़ी जितनी दूर चले और जिस रफ्तार से चले उससे हम क्या कर देते हैं? भाग। तो कितने घंटे समय इस्तेमाल हुआ है वो निकल के आ जाएगा। और 1 घंटे के लिए मजदूरी ड्राइवर को कितनी देनी पड़ी है? 3 रुपये। आगे बढ़ जाते हैं। ड्राइवर सैलरी के बाद कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर गैलन, अगर 1 गैलन तेल लगा होगा तो 3 रुपये का खर्च है। मुद्दा ये नहीं है 1 गैलन का खर्च 3 रुपये है, ये समझ में आ गया था ना? पहले घंटे निकालिएगा तब हल होगा। अब कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर गैलन, आपको एक जनरल चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे औसतन आपकी गाड़ी कितने का एवरेज देती है? मोटरसाइकिल 60 का। तो इसका मतलब होता है कि आपको 1 लीटर पेट्रोल डलाना है तो 60 किलोमीटर आप दूरी तय कर लेंगे। फिर आपको 1 लीटर पेट्रोल तभी लगेगा जब 60 किलोमीटर पूरे हो चुके होंगे तब। मतलब जितनी बार आप 1 लीटर तेल डलाएंगे उतनी बार आप 60 किलोमीटर जाएंगे। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि 1 गैलन तेल अगर इन्होंने डलाया, 1 गैलन तेल अगर इन्होंने डलाया तो 3 रुपये का खर्च आएगा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कितने गैलन तेल लगेंगे। तो यहाँ सबसे नीचे दिया हुआ है, उसी के जस्ट नीचे कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर गैलन 3 रुपये और माइल्स रन पर गैलन। 1 गैलन में 20 मील की दूरी पहली वाली तय करती है और दूसरी वाली 1 गैलन में 15 मील की दूरी तय करती है। तो यहाँ ए फ्यूल की हम गणना करने चल रहे हैं। तो जब फ्यूल की हम गणना करने चल रहे हैं तो ए के लिए पहले देखिए कितने मील दूरी तय हुई है। तो ए के लिए मील और बी के लिए, ए के लिए कितने मील दूरी तय हुई है? 15,000 मील। तो ए की गाड़ी का एवरेज कितना है? 20। मतलब 1 गैलन में 20 मील की दूरी तय होती है। तो अगर हम 20 से डिवाइड कर देंगे मतलब कितने गैलन तेल की आवश्यकता है? 750 गैलन तेल लगेगा, 750 गैलन तेल लगेगा। यहाँ इनको 3000 मील दूरी तय करनी है और इनकी गाड़ी 15 का एवरेज देती है। 1 गैलन में 15 मील जाती है। तो जब 1 गैलन में 15 मील जाती है तो मतलब इनको कितने गैलन तेल की आवश्यकता है? 200 गैलन की आवश्यकता है। और रेट कितने रुपए प्रति गैलन रहा है? 3 रुपये प्रति गैलन रहा है। तो इतना समझ में आ गया? श्योर है? फिर से जान लीजिए। हमने ये कहा गाड़ियाँ चलती कितने मील हैं उसी के आधार पर आपको कितना तेल लगेगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और पहले आप देखिए तेल
कितना लगेगा तब उसकी कॉस्ट निकालिएगा। तो तेल कितना लगेगा ये उसके एवरेज से तय होता है। तो जैसे यहाँ कहा है 15,000 मील तो चली हुई है और कहा है 20 का गाड़ी एवरेज देती है, तो मतलब हर 20 मील चल जाने के बाद 1 गैलन तेल की आवश्यकता है। तो 20 मील चल जाने के बाद 1 गैलन तेल की आवश्यकता है, तो मतलब टोटल 15,000 मील चलने के लिए कितने गैलन तेल लग जाएंगे? 750। दूसरे वाले में 3,000 मील, तो 3,000 मील चली हुई है और 15 का उनकी गाड़ी एवरेज दे रही है। दूसरे वाले में 15 मील का एवरेज है, तो 15 से भाग कर देंगे, मतलब कितने गैलन तेल की आवश्यकता है? 200 गैलन तेल की आवश्यकता है। ठीक है, तो 750 गैलन, 200 गैलन। अब यहाँ पे आते हैं हम फ्यूल। ए के लिए 750 गैलन 3 रुपये का, बी के लिए 200 गैलन 3 रुपये का। ठीक है, तो 750 गैलन 3 रुपये का 2250, 200 गैलन 3 रुपये का 600। कन्फर्म, 1 गैलन 3 रुपये का है। आगे बढ़ गए तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल के बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक, अब यही थोड़ा आपको समझना है। इन्होंने जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया हुआ है, तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक क्या कर दिया? 1.65 रुपीज़ लिखा। हाँ, इंग्लिश वहाँ पे लिखा हुआ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर माइल। 1 मील में 1 रुपये 65 पैसे हैं। तो गाड़ी कितने मील चली है? पहली वाली 15,000 मील, 1 रुपये 65 पैसे है, तो 15,000 का 1 रुपये 65 पैसे से गुणा कर देंगे। ए के लिए 15,000 गुणे 1 रुपये 65 पैसे, आप ऐसे निकालिए। ए के लिए 15,000 मील चली है, 1 रुपये 65 पैसे, मतलब 24,750। बी के लिए इनका खर्च है 2 रुपये का, तो बी के लिए खर्च है 2 रुपये का। 6,000 मील चली है, 2 रुपये का खर्च है, मतलब टोटल खर्च आ गया 12,000। कहीं कोई दिक्कत? पर माइल लिखा है अंदर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर माइल। टायर एलोकेशन सेम वही, टायर एलोकेशन, तो टायर एलोकेशन ए के लिए भी दिया है और बी के लिए भी दिया है। टायर एलोकेशन ए के लिए दिया है 80 पैसे पर माइल, तो जितने मील चले हैं 15,000 मील चले हैं, 80 पैसे प्रति मील। बी 6,000 मील 2,000 मील चले हैं, 6,000 ही मील चले हैं। बी 6,000 मील चले, उनके लिए 60 पैसे प्रति माइल कहा है, तो 15,000 का 80 पैसे मतलब 12,000 हो गया। 6,000 का 60 पैसे मतलब 3,600 हो गया। ठीक है, पर माइल 1 मील चलने पर कह रहे हैं यहाँ रिपेयर 1 रुपये 65 पैसे की होती है। 1 मील चलने पर यहाँ 2 रुपये की रिपेयर होती है, हमने गुणा कर लिया। 1 मील चलने पर टायर एलोकेशन है 80 पैसे और यहाँ 1 मील चलने पर टायर एलोकेशन है 60 पैसे। फिर अंत में दिया है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ व्हीकल, वो डिप्रिसिएशन के लिए, तो डिप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे? तो कॉस्ट ऑफ व्हीकल अपॉन लाइफ इनटू माइलेज रन, जितनी मील चली हुई है, इनटू माइलेज रन। ठीक है ना, वेट ए मिनट, इनटू माइल्स रन कह लीजिए, इनटू माइल्स रन। मतलब यहाँ पे ये देखना है कि बस की लागत कितनी है, बस का जीवन काल कितना है और बस वर्तमान में कितने मील चली हुई है। तो चलिए यहाँ पे हम डिप्रिसिएशन निकाल देते हैं। डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन ए के लिए अलग और बी के लिए अलग। तो डिप्रिसिएशन ए के लिए गाड़ी की लागत कितनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए की गाड़ी की लागत है 25,000। 25,000 की लागत में गाड़ी कितने मील चलेगी? 1 लाख मील उसका जीवन काल होगा और वर्तमान में कितने मील चल चुकी हैं? 15,000। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 250 गुणे 15, 3,750 का डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत? ए के लिए डिप्रिसिएशन कितना आ गया? 3,750। समझ में आया कैसे आया? फिर ध्यान दीजिएगा, गाड़ी की लागत 25,000, गाड़ी का जीवन काल 1 लाख मील और वर्तमान में कितने मील, मतलब 25,000 की खरीदा है तो 1 लाख मील चलेगी।
तो 25,000 का खरीदा है, 1,00,000 मील हम दूरी तय करेंगे। तो 25,000 में 1,00,000 मील दूरी तय करेंगे, मतलब 1 मील के लिए कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? 25 पैसे। तो अगर 1 मील के लिए 25 पैसे खर्च हो जाएंगे, 15,000 मील के लिए कितना खर्च हो जाएगा? 3,750। दूसरी वाली गाड़ी खरीदा है कितने की? 15,000 की, और उसका जीवन काल कितना दिया हुआ है? 75,000 मील। वर्तमान में वो कितने मील चल चुकी है? 6,000 मील। खर्च निकाल लेते हैं। 15,000 बचे 1,200, तो टोटल कितना आ गया? 1,200 उसके लिए खर्च आ गया। ठीक है। अब सबसे अंत में दिया हुआ है गाड़ियों की लागत पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल करिए। तो गाड़ियों की लागत पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज वसूल करना है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है। तो गाड़ियों की लागत पर 5% ब्याज। तो पहली वाली गाड़ी की लागत है 25,000, भाई अभी तो यहाँ निकाले थे ना 25,000, तो उसका 5% हो जाएगा 1,250। और दूसरे वाले की लागत है 15,000, तो उसका 5% हो जाएगा 750। ठीक। अब यहाँ जोड़ लगेगा, ये टोटल स्टैंडिंग है ए का, इसका जोड़ लगेगा ये बी का, और इसका जोड़ लगेगा सी का। तो चलिए जोड़ लगाते हैं। 24 12 36 750, 12 3 15,600। ठीक। यहाँ 45 4,500, 3,750, 8,250, 9 6 15 12 2,700। यहाँ पे आ जाते हैं 750, 700, 600, 1,200, 1,250। ठीक। 4,500। इधर आ जाते हैं 750, 400, 500, 1,200, 750, 3,600। ठीक। अब अगर ये सारे खर्चे निकल के आ गए तो यहाँ हम टोटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग निकालेंगे। कैसे? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ए प्लस बी प्लस सी। तो चलिए जोड़ लेते हैं। पहले का खर्च है 4,500, दूसरे का है 36,750, तीसरे का है 8,250। तो 4,500, 36,750। भाई कैलकुलेटर अलाउड है तो इसके बारे में आप बेझिझक रहिएगा। 49,500। ठीक। बी वाले के लिए आ जाते हैं 3,600, 15,600 और 2,700, 21,900। ठीक। ये इतनी तो आ चुकी है कॉस्ट, 21,900। और तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाई फिर से जोड़ लेते हैं। 3,600, 15,600, पहले 3,600, 15,600, 19,200 हुआ, और ये 9 6 15 12 2,700, 2,700, 21,900। ठीक है। 21,900। 750, कहीं कोई मिस्टेक दिख रही है जैसे हमसे। 750, 400, 500, 1,200, 750, 3,600, ये सही है। 12 3 15,600, ये सही है। 19,200 हुआ। फिर यहाँ 900, 600, 1,200, 21,900, 900, 600। ठीक है। चलिए जी, 21,900। बुक में गलत दिया हुआ है बेटा, वहाँ 6,000 डिवाइडेड बाई 20 दिया हुआ है, तो 6,000 में 20 से भाग होगा तो 30 आएगा। ठीक है। 300 और गुणे 3 होगा तो 900 आएगा, वो 1,200 किए हुए हैं, उनकी गलती है। तो चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो 21,900 इतना हल हो चुका है। अब अगर इतना हमने सॉल्व कर लिया है, ध्यान देना, तो ये है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो जब टोटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग निकल के आ गई तो पर माइल कितना आएगा? तो यहाँ हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं, आप समझ लीजिएगा। ए और बी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पर माइल
एक मील का कितना खर्च आएगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पर माइल के लिए तो 49,500 में जितने मील चली उससे कर रहे होंगे भाग 15,000। तो यहाँ कितना आएगा, 49,500 में 15,000 से भाग करेंगे 3 रुपये 30 पैसे। दूसरे पे कितने रुपए खर्च हुआ, 21,900। 21,900 डिवाइडेड बाई 6,000, 3 रुपये 65 पैसे। ठीक, आसानी से ये खर्च निकल चुका होगा। लेकिन ध्यान देना बेटा, यहीं पे यहाँ पे जब इन्होंने निकाला हुआ है ये फ्यूल ही है, हाँ जी पेट्रोल। फ्यूल में इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि यहाँ 6,000 ये रखा था फ्यूल। ओ शिट भाई, हमसे एक छोटी सी गलती हुई है, हम सुधारना चाहेंगे। यहाँ गाड़ी देखिए 6,000 मील चली हुई है, हमने 3,000 लिख दिया था। ठीक है, बहुत छोटी सी गलती हुई है, तो हम इसे सुधारना चाहेंगे। ये 3,000 मील नहीं है, 6,000 मील है। तो अगर ये 6,000 मील है तो यहाँ कितना आएगा, ये 400 गैलन तेल आएगा। ठीक है, 400 गैलन तेल लगेगा। अब अगर 400 गैलन तेल लगेगा तो यहाँ भाई हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। थोड़ी सी गलती ये कर दी है कि यहाँ ये 6,000 है, 6,000 है, मतलब गाड़ी मैंने 3,000 लिख दिया था, ध्यान कहीं और था। तो 6,000 में 15 से भाग करेंगे, मतलब कितने गैलन तेल की आवश्यकता होगी, 400 गैलन तेल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ फ्यूल में हमने 200 लिखा था, ये कितने गैलन होगा, 400 गैलन। 3 रुपये के हिसाब से 600 नहीं होगा, ये कितने हो जाएंगे, 1200। मतलब पूरे खर्च कितने बढ़ जाएंगे, 600। अगर पूरे खर्च 600 बढ़ जाएंगे तो 12 12 24 9 3300 हो जाएगा। ठीक, तो ये जहाँ 21,900 था, ये 600 बढ़ के कितना हो जाएगा, 22,500 हो जाएगा। जब ये 22,500 हो जाएगा, यहाँ पे 22,500 डिवाइडेड बाई 6,000, तो 22,500 डिवाइडेड बाई 6,000 दिया जाएगा 3 रुपये 75 पैसे। तो एग्जैक्ट आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है भाई, छोटी सी गलती हो गई थी तो इसके लिए सॉरी, आप सुधार कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब वहाँ 6,000 मील चली थी, 15 का एवरेज था, तो 400 गैलन तेल की आवश्यकता थी। तो वो छोटा सा माइनर सा मिस्टेक था, आप उसको ज़रूर सुधार लेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ये सारी चीज़ें आप डिस्क्राइब कर लीजिएगा, एक एक करके आपको लगाना है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही बने रहिए, आपका साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ी कुंजी है। आप हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। और सबसे बड़ी बात, आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके आप अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। आप अगर नियमित क्लास पाना चाहते हैं तो पेड क्लास ज़रूर लीजिए। पेड क्लास लेना आप सुनिश्चित करिए, आपकी पढ़ाई हम सुनिश्चित करते हैं। तो चलते हैं, बाय बाय दोस्तों।